हेलो नमस्कार साथियों, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी एग्जाम बाई एग्जामपुर पर। तो कैसे हैं सभी? जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई, और जो भी साथी हैं जल्दी से आ जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा चल रहा है राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 2, तो जो हमने वहाँ पे कल ख़त्म किया था वहीं से आज यहाँ पे क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से सत्याग्रह आपके भारत में शुरू हुए, कौन कौन से आंदोलन लड़े गए, और इन सभी आंदोलनों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है भाई, तो सारे जो हमारे आंदोलन हुए भारत में सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग एक बार सभी साथी जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। जो भी मित्र हैं, भाई हैं, बंधु हैं, मित्रगण हैं, सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को। ठीक है जी, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल समझा था कि महात्मा गांधी कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका में गए। दक्षिण अफ्रीका में दादा भाई शेख अब्दुल्ला का उन्होंने क्या लड़ा, मुकदमा लड़ा, और वहां पे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे काम भी किए, और टॉल्स्टॉय आश्रम बसाया, फोनेक्स आश्रम बसाया, और दक्षिण अफ्रीका में क्या गए, जेल भी गए। फिर उसके बाद फाइनली टोटल भारत आए। फिर भारत आए तो जब भारत आते हैं ये महात्मा गांधी, तो 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए। और जब भारत आए तो भारतीयों ने खुशी की वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं, और ये बात आप लोग जानते ही हैं। महात्मा गांधी 1915 में भारत आ जाते हैं और अपना एक मित्र बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रभुदास। और प्रभुदास के साथ महात्मा गांधी पूरे भारत का क्या करते हैं, 2 वर्ष तक ब्यौरा करते हैं, यानी दौरा करते हैं, और पूरे भारत को घूम लेते हैं। ठीक है, फिर टाइम आता है 1917 का। किसका टाइम आता है? 1917 का टाइम आता है। और 1917 के टाइम में महात्मा गांधी जी अपना जीवन बहुत अच्छा ही व्यतीत कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी को एक खबर पहुंची। महात्मा गांधी के पास एक खबर पहुंचती है, कहां के? बिहार के चंपारण से। बिहार के चंपारण से। तो बिहार के चंपारण में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह हुआ। तो यहां बिहार के चंपारण से चंपारण सत्याग्रह की महात्मा गांधी के पास क्या पहुंचती है? खबर पहुंचती है। अब खबर क्या पहुंची ये तो हम आपको बताएंगे ही, पहले थोड़ा सा चंपारण के बारे में समझ लेते हैं। जो चंपारण है ये बिहार का क्या है, उस टाइम पे एक गांव था। जो चंपारण है ये बिहार का उस टाइम पे एक गांव था। और यहाँ के जो किसान थे उनसे क्या करवाई जा रही थी? जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। किसकी? नील की खेती करवाई जा रही थी। और नील की खेती क्या होती है कि यदि आप नील की खेती करते हैं तो आपकी जो जमीनें होती हैं वो क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। यदि आप नील की खेती करोगे तो आपकी जो जमीनें हैं वो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी भाई साहब। तो जब किसानों की जमीनें खराब हो जाती हैं तो किसान परेशान हो जाते हैं। और किसान कहते हैं यार ऐसे तो हम नील की खेती कर करके परेशान हो जाएंगे, हमारी पूरी की पूरी जमीनें बर्बाद हो जाएंगी। तो किसान क्या कर देते हैं? सत्याग्रह छेड़ देते हैं। सत्याग्रह छेड़ देते हैं किसान। और जब किसान सत्याग्रह छेड़ते हैं तो किसानों के साथ साथ होते हैं राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद के साथ होते हैं राजकुमार शुक्ला जी, महादेव देसाई और प्यारे लाल। ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध करते हैं। ये मुख्य लोग हैं, ये हेड लोग हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि भाई जब किसान कह रहे हैं कि हमें नहीं करनी है नील की खेती, तो क्यों पीछे पड़े हो? क्योंकि नील की खेती करते हैं, और नील की खेती करते हैं तो जमीनें खराब हो जाती हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? विरोध किया। और जब इन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों को पता चला कि भाई महात्मा गांधी क्या करके आए हैं? वकालत पढ़ के आए हैं। वकालत पढ़ के आए हैं, तो क्यों ना भाई महात्मा गांधी जी को बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? गांधी जी को बुलाया जाए। कहा ठीक है भाई, गांधी जी आ जाते हैं, गांधी जी की एंट्री होती है, गांधी जी इन सब से मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की राजेंद्र प्रसाद से मुलाकात कहाँ हुई? तो आप बताएंगे बिहार के चंपारण में हुई। कहाँ पे? बिहार के चंपारण में हुई। अब जब जैसे गांधी जी यहाँ पे आए तो गांधी जी ने पूरा मसौदा समझा, पूरा ब्यौरा समझा
कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो गांधी जी ने यहां पे क्या किया, किसानों के साथ चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई। पहले तो क्या बनाई, चंपारण अग्रेरियन कमेटी बनाई, यानी चंपारण अग्रेरियन कमेटी का क्या किया, गठन किया गांधी जी ने। और फिर इसके द्वारा अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। इसके द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया। अब अंग्रेज क्या कहते थे कि जो किसान थे उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जमीन का 3/20 भाग पर खेती करनी पड़ेगी नील की। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि किसी किसान के पास 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा, तो 100 का आप लोग 3/20 समझ लो, 3/20, 20 पंचे 100 और 5 × 15, यानी 15 बीघा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 15 बीघा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ऐसा किसान करवाते थे। लेकिन फिर किसानों ने क्या, ऐसा अंग्रेज करवाते थे किसानों की खेती पर, लेकिन फिर किसानों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया और कहा हम नहीं करेंगे नील की खेती। और गांधी जी भी आ गए, गांधी जी ने भी क्या किया, विरोध किया। अब अंग्रेजों का समझ लो, अब अंग्रेजों का समझ लो। जब अंग्रेजों के साथ ये घटना घटी, अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी भी आ गए, अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी भी आ गए और गांधी जी भी विरोध कर रहे हैं, गांधी जी भी विरोध कर रहे हैं। तो क्या किया गया भाई, अंग्रेज कहीं ना कहीं कहने लगे, देखो ऐसा है गांधी जी, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, हमारी मुलाकात आपसे दक्षिण अफ्रीका में भी हुई थी और हमारी मुलाकात आपसे पहले भी हो चुकी है, और आप सत्याग्रह को छोड़ दो और आप जैसा कहोगे हम वैसा ही कहेंगे, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। तो गांधी जी ने कहा, देखो ये तो बात नहीं है कि हम सत्याग्रह छोड़ दें, जो हमारी किसानों की जो जमीनें बर्बाद हुई हैं, आपने जो नील की खेती करवाई है, तो उसका मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा, उसका मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो अंग्रेज कहने लगे, यार यहां तक तो ठीक है कि भाई तुम नील की खेती ना करो अपनी जमीनों पर, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि आप मुआवजा भी मांगने लगो। तो गांधी जी ने कहा, नहीं, हमें तो मुआवजा चाहिए। वही किसानों ने कहा और वही इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो मुआवजा चाहिए, जो हमारी जमीनें खराब हुई हैं। हमें कितना मुआवजा चाहिए, 25% मुआवजा चाहिए, 25%। तो किसान कहने लगे, यार ये कोई बात नहीं होती है ना। अब किसानों ने थोड़ा सा इनको सोचने का टाइम दे दिया। अब किसान, मतलब अंग्रेजों ने इनको सोचने का टाइम दे दिया, किसानों को सोचने का टाइम दे दिया। और अंग्रेज क्या सोचने लगे, देखो 1917 की बात है और आपको पता होना चाहिए 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेके 1918 तक चल रहा था क्या, विश्व युद्ध। तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि कहीं ना कहीं हमारी जो सेना है वो विश्व युद्ध में लगी हुई है और यहाँ पे इन लोगों ने सत्याग्रह छेड़ दिया, तो कहीं ना कहीं हमें इनको भी समझाना है और विश्व युद्ध भी देखना है। और उसी टाइम पे क्या हुआ, जर्मनी ने हमारे भारत से अच्छी क्वालिटी की नील बना ली। हमारे भारत से अच्छी क्वालिटी की नील किसने बना ली, जर्मनी ने बना ली। और जर्मनी की नील अच्छी बन जाती है तो ज़्यादातर लोग व्यापार कहाँ से कर रहे थे, जर्मनी से कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि देखो, एक तो भाई प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और यहाँ पे जर्मनी ने भी नील बना ली, तो वैसे भी हमारी नील कोई खरीदने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं, हम भारतीयों की ये वाली बात मान जाते हैं कि नील की खेती नहीं कर रहे हैं, मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्याग्रह बंद कर दो और ये मुआवजा हम नहीं दे रहे हैं। तो गांधी ने कहा मुआवजा देना पड़ेगा। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा इसके बारे में और इसके बारे में, तो अंग्रेज कहीं ना कहीं मान जाते हैं और अंग्रेज क्या देते हैं, 25% मुआवजा भी देते हैं, 25% पैसे देते हैं जितनी जमीनें खराब हुई। और जैसे अंग्रेज मान जाते हैं तो ये हमें पहला सत्याग्रह देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने पहली बार हमारी बात मानी, पहली बार भारतीयों की बात मानी और भारतीयों को पैसा भी दिया। और पहली बार ऐसा होता है 1917 में पहली बार ऐसा होता है। और जब पहली बार ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं सभी के सभी जो भारतीय हैं वो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और गांधी जी को अपना नेता मान लेते हैं। गांधी जी को अपना क्या मान लेते हैं, नेता मान लेते हैं। फिर इस घटना का पता चलता है किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को पता चलता है।
इस घटना का पता चलता है किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करेंगे? एक पत्र लिखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक पत्र लिखेंगे और उस पत्र में लिखेंगे कि ये महात्मा है, महात्मा, ये क्या है? महात्मा है। क्यों? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को पता चला कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जीत लिया है, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जीत लिया है, चंपारण सत्याग्रह। तो पूरे जो मतलब भारतवासी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। और यही हमारा क्या है? चंपारण सत्याग्रह है, जो कि आपका कहाँ पे? बिहार चंपारण में हुआ था। और इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की इन लोगों से क्या होती है? मुलाकात होती है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको हर टॉपिक समझ में आएगा। कौन कहता है कि आपको समझ में नहीं आएगा? हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस आप लोग पढ़ते रहो, बने रहो और मेरे साथ रहो और मेरी हर एक बात को अच्छे से सुनो। आपको सारी चीजें समझ में आएंगी भाई साहब। ठीक है जी, समझ गए? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1917 में हमने क्या पढ़ लिया? चंपारण सत्याग्रह पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और 1918 पर पहुंचते हैं। 1918 में पहुंचते हैं। और 1918 में क्या हुआ? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ। और ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह कहां पे हुआ? अहमदाबाद पड़ता है कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात का क्या है? एक जिला है। और गुजरात का हाई कोर्ट भी कहां पे है? अहमदाबाद में है। तो अहमदाबाद में हुआ अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और ये हुआ 1918 में। लेकिन 1918 से पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं 1896 में। 1896 की घटना पढ़ते हैं। 1896 में क्या हुआ? गुजरात और महाराष्ट्र वाले में क्या फैल जाती है? एक महामारी फैल जाती है। क्या फैल जाती है? एक महामारी फैल जाती है। और जब महामारी फैल जाती है तो वहां के जो मिल के मालिक होते हैं, यहाँ के जो मिल के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? महामारी फैलती हो तो वो क्या करते हैं? यहाँ पे दो अंग्रेजी डॉक्टरों को बुलाते हैं। एक तो होता है रैंड और एक होता है अर्मस्ट। एक क्या होता है? अर्मस्ट होता है। तो ये जो मिल के मालिक होंगे ये इन दोनों डॉक्टरों को बुला देंगे, अंग्रेजी डॉक्टरों को बुला देंगे, ताकि ये जो दोनों के दोनों डॉक्टर हैं ये क्या कर पाएं? ये भारतीयों का इलाज कर पाएं, भारतीय मजदूरों का इलाज कर पाएं, मजदूरों का। तो कहा ठीक है भाई, मजदूरों का ये क्या करने लगे? इलाज करने लगे। ये दोनों डॉक्टर इन मजदूरों का इलाज करने लगे। क्यों? क्योंकि महामारी फैल गई थी और मजदूरों का इलाज नहीं करवाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, है ना? तो ठीक है भाई, मजदूरों का इलाज करने लगी। तो पहले तो इन रैंड और अर्मस्ट ने इन भारतीय मजदूरों का बहुत अच्छे से इलाज किया। लेकिन फिर जैसे ही पता चला रैंड और अर्मस्ट को कि ये मजदूर पढ़े लिखे थोड़ी हैं, इनको दवा का इंजेक्शन लगाओ या ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाओ, बात तो बराबर है ना? तो रैंड और अर्मस्ट के समझ में आ गई बात, यार एक काम करते हैं, भारतीयों को ना ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाओ और पैसे पूरे लो। कहा ठीक है भाई। तो ये क्या करने लगे? ये ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाने लगे और पैसे ले लिया करते थे। ऐसा करते करते इनको बहुत टाइम हो गया। फिर इनका यही धंधा बन गया और ये क्या करने लगे? महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन देते थे और उनसे दुष्कर्म किया कर लेते थे। फिर इनका काम बढ़ता ही गया और जब इनका काम बढ़ता ही गया तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में चलता था चापेकर बंधुओं का राज। चापेकर बंधुओं का राज चलता था और उसी में कुछ चापेकर थे, जैसे बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर, है ना? कौन कौन? बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर और एक था और दामोदर चापेकर। कौन? दामोदर चापेकर। इन तीनों को पता चला कि भाई ये चापेकर बंधु थे, वहां पे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनका राज चलता था और इन तीनों बंधुओं को पता चलता कि ये दोनों जो डॉक्टर हैं ये भारतीयों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये तीनों लोग आते हैं और इन दोनों डॉक्टरों को बहुत मारते हैं और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो 1897 में इन चापेकर बंधुओं को पकड़ा जाता है और इनको फांसी की सजा दी जाती है। किसकी? फांसी की सजा दी जाती है।
तो अब आप कहोगे सर यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से क्वेश्चन यही बनता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा कब दी गई थी, तो ये दी गई थी 1897 में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने दो डॉक्टरों को मारा था, एक तो रेड और एक अर्मस्ट को मारा था, इसी वजह से। ठीक है, तो ये तो थी थोड़ी सी पुरानी घटना जो कि हमसे इतिहास से संबंधित पूछी जाती है, इसीलिए हमने आपको बता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी घटना, 1918 की घटना, 1918 की घटना। तो अब हम लोग इस घटना पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब 1918 में भी क्या फैल जाती है, महामारी फैल जाती है, महामारी फैल जाती है 1918 में। और जब 1918 में महामारी फैल जाती है तो वहां पे जो अहमदाबाद वाले क्षेत्र में जो होते हैं, जो मिल के मालिक होते हैं, उनका नाम होता है अंबालाल साराभाई, अंबालाल साराभाई, साराभाई। जो मिल के मालिक थे वो कौन थे, अंबालाल साराभाई। और ये अंबालाल साराभाई के पुत्र कौन हैं, इनके पुत्र हैं विक्रम साराभाई। आपने नाम सुना होगा विक्रम साराभाई का, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई का नाम सुना होगा। यही क्या है, इसरो के संस्थापक हैं, इसरो के, आपने पढ़ा होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक विक्रम साराभाई, हाँ भाई समझ में आ गया है ना। तो विक्रम साराभाई जो हैं ये किसके संस्थापक हैं, ये इसरो के संस्थापक हैं। कहा ठीक है भाई सब, आप तो क्या है, इसरो के संस्थापक हैं। कहा ठीक है भाई सब, है ना। तो जो विक्रम साराभाई होते हैं वो इसरो के संस्थापक होते हैं, और अंबालाल साराभाई क्या है, मिलों के मालिक हैं। अब मजदूर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं। और उसी टाइम पे क्या आ जाती है, 1918 के टाइम पे महामारी फैल जाती है। और जब महामारी फैल जाती है तो मजदूर हो जाते हैं भाई सब बीमार। और जब मजदूर बीमार हो जाते हैं तो मजदूर कहते हैं अंबालाल साराभाई से कि हमें क्या चाहिए, बोनस चाहिए, हमें क्या चाहिए, बोनस चाहिए। तो अंबालाल साराभाई मना कर देते हैं, कहेंगे हम नहीं देंगे बोनस। तो मजदूरों को पता चलता है कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं हम भी किसको बुलाएं, गांधी जी को बुलाएं, तो शायद हम भी जीत जाएं, हमारी भी बात सुन ली जाए। तो मजदूरों ने भी किसको बुलाया, मजदूरों ने भी किसको, गांधी जी को बुलाया। किसको बुलाया, गांधी जी को बुलाया भाई साहब। गांधी जी यहाँ भी आ जाएंगे, गांधी जी यहाँ भी आ जाएंगे। और जब गांधी जी आएंगे यहाँ पे और पूरा का पूरा मसौदा समझेंगे कि क्या मामला है, गांधी जी आएंगे, पूरा समझेंगे और सोचेंगे कि क्या मामला है, तब जाके मजदूरों के साथ गांधी जी क्या बनाएंगे, अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की स्थापना करेंगे। अहमदाबाद टेक्सटाइल यूनियन की यहाँ पे गांधी जी क्या कर देंगे, स्थापना कर देंगे। और गांधी जी यहीं पे पहली अपनी क्या करेंगे, पहली भूख हड़ताल करेंगे। गांधी जी यहीं पे क्या करेंगे, पहली भूख हड़ताल करेंगे अपनी। ठीक है भाई, अब गांधी जी बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे। अब जो गांधी जी थे इनका बोलबाला था किससे, अनसुईया साराभाई से, अनसुईया साराभाई से। अब ये अनसुईया साराभाई कौन है, अनसुईया साराभाई है अंबालाल की बहन है। किसकी, अंबालाल की बहन है अनसुईया साराभाई। तो अनसुईया साराभाई से बात हुई किसकी, गांधी जी की। तो गांधी जी से बस जब अनसुईया साराभाई की बात होती है, फिर अनसुईया साराभाई अपने भाई को समझाती है कि देखो अंबालाल ऐसा है, ये यार मजदूर हैं, ये क्या है, मजदूर हैं। और जब मजदूर ही काम नहीं करेंगे तो तुम्हारा कारखाना कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें मजदूरों को तो खुश रखना ही होगा, कैसे भी करो मजदूरों को खुश रखो, क्योंकि आप ना मजदूरों से चल रहे हो। तो अंबालाल के दिमाग की बत्ती जल जाती है, यार बहन सही कह रही है कि मजदूर खुश रहेंगे, मजदूर खुश रहेंगे तो हमारा काम होगा, मजदूर खुश रहेंगे तो हमारा क्या होगा, काम होगा। तो अंबालाल मान गया। अंबालाल कहने लगा ठीक है भाई, हम क्या दे देंगे, 25% बोनस दे देंगे, 25% बोनस दे देंगे। लेकिन गांधी ने कहा 25% बोनस में कुछ नहीं होता, हमें कपड़े लेने हैं, खाना है, इलाज कराना है, सब कुछ कराना है, क्या होगा 25% बोनस में। तो अंबालाल ने कहा बताओ फिर कितना चाहिए। गांधी ने कहा हमें कम से कम 35% बोनस दो। कितना, 35% बोनस दो। तो अंबालाल ने कहा इतना नहीं मिलेगा भाई, सब बोनस वोनस कुछ भी कर लो, धरना धर लो और भूख हड़ताल करना, जो करना है वो कर लो, इतना बोनस नहीं मिलेगा। तो गांधी ने कहा देखो बोनस तो देना पड़ेगा, वरना यहाँ भूख हड़ताल में यही मर जाएंगे। तो अंबालाल कहने लगा चलो ठीक है यार, ठीक है।
आप कह रहे हो ना बोनस दो, तो हम बोनस देने के लिए रेडी हैं। तो फिर अंबालाल ने क्या किया, इस 25% को हटाया और 35% बोनस देने के लिए क्या हो गया, डन हो गया। और जब 35% बोनस मिल जाता है मजदूरों को, तो मजदूर अपना इलाज कराते हैं, कपड़े खरीदते हैं, अच्छे से रहते हैं। और जब मजदूर खुश हो जाते हैं तो भाई साहब मजदूर अपना भगवान मान लेते हैं, किसको, महात्मा गांधी को। क्यों? क्योंकि मजदूरों को मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु की खाई से निकाला है, ऐसे सोच लो। क्योंकि भाई मजदूर तो यहाँ मरे जा रहे थे, महामारी फैली थी गुजरात वाले क्षेत्र में। तो मजदूर कहते हैं यार गांधी जी आप ही हो, आपके वजह से इतना कुछ हमें मिल रहा है, गांधी जी आप ही हो, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे क्या हो, मालिक हो। तो भाई यहाँ पे भी गांधी जी, यहाँ पे भी भाई सब गांधी जी हो गए, वहां चंपारण में भी गांधी जी थे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरह से गांधी जी के हाथों में क्या है, लड्डू है। और अब गांधी जी क्या हो जाएंगे, नेता बन जाएंगे गांधी जी, दलितों के नेता बन जाएंगे, कहीं ना कहीं मजदूरों के नेता बन जाएंगे गांधी जी, कहीं ना कहीं किसानों के नेता बन जाएंगे गांधी जी। और 1918 में गांधी जी का ये क्या हुआ, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए भाई, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया भाई, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद क्या होता है 1918 में अब ये घटना घट गई। अब इसके बाद क्या हुआ, खेड़ा में 1918 वाले समय में गुजरात के खेड़ा में, ये खेड़ा कहां पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो 1918 में खेड़ा में क्या आ जाती है, 1918 में खेड़ा में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ के कारण जो खेड़ा के जो किसान होते हैं, बाढ़ के कारण जो खेड़ा के किसान होते हैं, उनकी किसानों की पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। खेड़ा के किसानों की पूरी फसलें खराब हो जाती हैं। और जब खेड़ा के किसानों की पूरी फसलें खराब हो जाती हैं तो वो कर या टैक्स देने में क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। वो कर या टैक्स नहीं दे पाते हैं। और अंग्रेज उंगली करेंगे, भाई टैक्स दो, भाई टैक्स दो, लेकिन ये किसान दे ही नहीं पाएंगे। भाई देखो, जब फसल ही नहीं हुई है तो हम कर कहां से देंगे, कर कहां से देंगे। अब अंग्रेज परेशान। तो जब फसल ही नहीं हुई है तो कर कहां से देंगे। अब किसान यहां पे परेशान भाई साहब। तो किसान क्या कहेंगे, किसान बुलाएंगे गांधी जी को, किसान क्या कहेंगे, गांधी जी को बुलाएंगे। लेकिन गांधी जी यहां नहीं पहुंचेंगे। गांधी जी किसको भेज देंगे, और वल्लभ भाई पटेल को भेज देंगे, वल्लभ भाई पटेल को भेज देंगे। किसको भेज देंगे, वल्लभ भाई पटेल को भेज देंगे। और वल्लभ भाई यहां जाएंगे, किसानों की बात देखेंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है। और जब वल्लभ भाई को पता चला कि किसानों ने अपनी जमीन में जितना बोया, उसका 1/4 पार्ट उत्पादन नहीं हुआ। भाई जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, उत्पादन नहीं हुआ। जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब बह जाएगा। तो इसका क्या मतलब, इसका एक नियम था। इसका क्या था, एक नियम था कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी खेती में जितना बोते हैं उसका 1/4 पार्ट भी उत्पादन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कर या जो लोन होता है या जो कर्ज होता है वो माफ हो जाता था। क्या हो जाता था, वो माफ हो जाता था। और वो नियम आज भी है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यदि आपकी खेती जितनी भी हो और आपने 100 किलो क्या बोया, 100 केजी गेहूं बोया, और इसका 1/4 पार्ट, 1/4 यानी 25 चौको 100, आपने 100 किलो गेहूं बोया और उसका 25% भी उत्पादन नहीं हुआ, तो आपका जो कर्ज है, जो ऋण है, वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। सूखा घोषित हो जाएगा या बाढ़ घोषित हो जाएगा, जो भी हो जाए, लेकिन कर क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो सरदार पटेल जी ने देखा कि जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अंग्रेज तुम पागल हो क्या यार, हैं? जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो अंग्रेज तुम पागल हो क्या यार, फिर भी किसानों को परेशान कर रहे हो, क्या बात है। अब किसान समझने लगे, भाई साहब कहीं ना कहीं हमारा जो पाला है वो पढ़े लिखों से पढ़ने लगा। क्योंकि जब भाई जो ये कंडीशन है और ये कानून है, ये क्या है, नियम है,
ये क्या है, नियम है और कानून है, और नियम और कानून के पीछे चाहे अंग्रेज हो या भारतीय हो वो तो सबको मानने पड़ते हैं। तो अंग्रेज भाई सब पीछे हट गए, अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई सब मत दो हमें कर। अब अंग्रेज क्या सोचने लगे, अंग्रेज सोचने लगे यार वहां पे 1917 में गांधी जी ने तबाही मचा दी और यहां पे सरदार पटेल ने तबाही मचा दी, लगता है ब्रिटेन में बात पहुंचानी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, अब तो ब्रिटेन में बात पहुंचानी पड़ेगी। अंग्रेज बोलने लगे, कहा ठीक है भाई। तो ब्रिटेन में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बात पहुंचा दी कि भाई देखो ऐसा है, भारत में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, और आप एक काम करो, आप एक अच्छा सा नियम बना के भेजो, आप अच्छा सा एक मसौदा तैयार करके भेजो ताकि ये भारतीय कोई भी आंदोलन शुरू ना कर पाए। कहा ठीक है। अब क्या होगा, अब 1918 की बात निकल गई, 1918 की बात निकल गई, अब बात आएगी 1919 की, बात आएगी किसकी, 1919 की। तो 1919 में क्या आया, 1919 में मार्च 1919 में, मार्च 1919 में आया रॉलेट एक्ट। क्या आया, रॉलेट एक्ट आया। क्या आया, रॉलेट एक्ट आया। और ये कब आया, तो मार्च 1919 में आया। अब उस टाइम पे ब्रिटेन की जो असेंबली थी उसके जो मतलब हेड थे वो थे सर सिडनी रॉलेट। कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट थे, सर सिडनी रॉलेट थे। तो सिडनी ने कहा, सर सिडनी रॉलेट ने सोचा कि भाई साहब ऐसा नियम बनाओ, ऐसा नियम बनाओ कि ये भारतीय पागल हो जाएं, ये भारतीयों को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, ऐसा नियम बनाओ, इतना खतरनाक नियम बनाओ। कहा अच्छा जी ठीक है, ऐसा नियम बनाओ। तो ऐसा नियम बनाया गया कि भारतीयों को बिना पकड़े, बिना बताए, बिना कुछ किए मारो पीटो और कहां डाल दो, जेल में डाल दो। कहां डाल दो, जेल में डाल दो। और जब ये नियम आता है तो ये क्या किया जाएगा, ये भारत में लागू किया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, भारत में लागू किया जाएगा। और जब भारत में लागू किया जाएगा तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, इसी को हम लोग देंगे काला कानून। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, काला कानून कहेंगे। इसी को काला कानून कहेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें क्यों पकड़ा जा रहा, हमें पता ही नहीं है हमें क्यों मारा जा रहा। नहीं, हमें तो अंग्रेज मार रहे हैं, भाई धरा दे दे चल अंदर, अबे धरा दे दे चल अंदर। तो हमें इसको क्या कहेंगे, हम इसको काला कानून ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे, काला कानून। इसी को हम कहेंगे बिना अपील बिना वकील वाला कानून, बिना अपील बिना वकील वाला कानून, बिना अपील बिना वकील वाला कानून कहेंगे। और इसी को हम लोग कहेंगे बिना दलील वाला कानून। क्या कहेंगे, इसी को हम लोग बिना दलील वाला कानून कहेंगे, बिना दलील वाला कानून कहेंगे। अब ये क्या हो जाता है, ये भारत में लागू हो जाता है। और जब भारत में लागू होता है ये, तो इसका क्या होगा, विरोध होगा। ये जो काला कानून है, ये जो काला कानून है, रॉलेट एक्ट है, ये क्या होगा, ये भारत में लागू हो जाता है। और जब लागू होता है तो इसका क्या होगा, इसका विरोध होगा। और विरोध कहां कहां पे होता है, तो पंजाब में, और कहां पे, पंजाब और दिल्ली में इसका क्या होता है, विरोध होता है। पंजाब में कौन करता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू पंजाब में इसका विरोध करता है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, सत्यपाल, सत्यपाल। दो लोग इसका विरोध पंजाब में करते हैं और एक लोग दिल्ली में करते हैं। इनका नाम होता है स्वामी श्रद्धानंद जी। कौन है, स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी जो श्रद्धानंद हैं, ये क्या करते हैं, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हैं दिल्ली में, और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल ये कहां पे करते हैं, पंजाब में करते हैं। सैफुद्दीन और ये लोग मतलब कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म से संबंधित होते हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ये हिंदू धर्म के थे। और इनने क्या किया, विरोध किया रॉलेट एक्ट का, कि भाई रॉलेट एक्ट वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। और बहुत सारा जुलूस निकाला गया, बहुत सारा क्या निकाला गया, जुलूस निकाला गया, बहुत सारा जुलूस निकाला गया। और जुलूस कहेगा, जुलूस कहेगा, जुलूस कहेगा कि हमारे नेताओं को छोड़ दो, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल
सतपाल और स्वामी श्रद्धानंद को छोड़ दो, इन सबको क्या कर दो, छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज क्या सोचेंगे, नहीं सोचना है, नहीं छोड़ना है। तो क्या होगा, यहां पे जो लाहौर स्टेशन थी, लाहौर स्टेशन थी, लाहौर पुलिस स्टेशन थी, लाहौर पुलिस स्टेशन थी, यहां से कम 4 से 5 वो आते हैं, अंग्रेज आते हैं। यहां से 4 से 5 अंग्रेज आएंगे और इस जुलूस को रोकेंगे, कहेंगे जाओ यार बाहर जाओ, घर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और मतलब पूरे के पूरे जुलूस को ये 4 से 5 लोग रोकने की कोशिश करेंगे। जुलूस किसके लिए निकाला गया, हमारे नेताओं को छोड़ दो, जो वो सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और स्वामी श्रद्धानंद ये विरोध कर रहे थे ना, तो इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो भारतीयों ने जुलूस निकाला और कहा हमारे नेताओं को छोड़ दो। तो ये 4 से 5 पुलिस वाले इस पूरे के पूरे जुलूस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जुलूस इनके ऊपर से गुजर जाता है और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो पुलिस स्टेशन के हेड को पता चलता है, पुलिस स्टेशन के हेड को पता चलता है। और हेड कौन है, डायर है। हेड कौन है, डायर है भाई। तो हेड कौन रहेगा, डायर रहेगा। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, समझ गए। और ये कौन सा डायर रहता है, तो डायर है यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे डायर कितने थे, 2 थे। एक तो था अध्यक्ष डायर और एक था उपाध्यक्ष। एक तो था अध्यक्ष था और इसका नाम था एमओ डायर, एमओ डायर था। और एक उपाध्यक्ष था, एक था उपाध्यक्ष और इसका नाम था आरईएच डायर, आरईएच डायर। यानी इसका जो आरईएच का जो फुल फॉर्म हो जाएगा रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, रेनिगेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ठीक है। और एमओ डायर का तो माइकल ओ डायर। तो ये दोनों क्या थे, पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष थे। और इनको पता चला कि 4 से 5 सिपाही मारे गए, 4 से 5 सिपाही मारे गए। तो ये दोनों के दोनों डायर बंधु आराम से चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि पहले समझ लो थोड़ा सा इन भारतीयों के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं ये ऐसा ना हो हमारे पुलिस स्टेशन पर ही हमला बोल दें। तो ये लोग शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जब ये लोग शांत हो गए तो हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया, हमारे पास प्लस पॉइंट आ गया, भारतीयों के पास प्लस पॉइंट आ जाता है, भारतीयों के पास। और जब भारतीयों के पास प्लस पॉइंट आ जाता है तो भारतीय सोचने लगते हैं, अरे वाह, एक जुलूस से जब 4 से 5 अंग्रेज मर जाएंगे और ये दोनों ये सब शांत हो जाते हैं, तो लगता है ये भारतीय सोच रहे हैं, लगता है डायर डर गए, लगता है डायर बंधु डर गए। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा, भारतीयों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, एक बड़ा सा जुलूस निकालते हैं। और एक जब बड़ा सा जुलूस निकालेंगे तो वो जो जुलूस होगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, पुलिस स्टेशन पे आक्रमण कर देगा। कहा ठीक है, बिल्कुल। तो क्या किया गया, एक पत्र लिखा गया, एक पत्र लिखा गया और उस पत्र में लिखा गया कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, बैसाखी का दिन, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। और जलियांवाला बाग, यहां पे हम लोग कम से कम 5000 लोग क्या होंगे, 5000 लोग इकट्ठे होंगे। और पूरे के पूरे 5000 लोग मिलके, पूरे के पूरे 5000 लोग मिलके इस पुलिस स्टेशन पे क्या बोल देंगे, धावा बोल देंगे और डायर ब्रदर्स की चटनी बना देंगे भाई साहब, मार मार के। ये पूरा का पूरा मसौदा तैयार कर लिया किसने, भारतीयों ने। कहा ठीक है। तो जोर शोर से फिर दोबारा जुलूस की तैयारी की गई। और अब फिर ये भी सोचा, यार जो हमने ये मीटिंग बनाई है कि 13 अप्रैल बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग, उस टाइम पे बैसाखी का एक त्योहार भी था, क्या था, त्योहार भी था। तो इन लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, एक पत्र में लिखते हैं और वो पत्र सभी घरों में दे दो, वो पत्र सभी घरों में दे दो कि भाई 13 अप्रैल को आना है, 13 अप्रैल को आना है, 13 अप्रैल को आना है, जलियांवाला बाग में मिलना है, बैसाखी के दिन आना है, जलियांवाला बाग में मिलना है। कहा ठीक है। तो वो एक पत्र में लिखी गई ये सारी चीजें, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग, बैसाखी का दिन, कम से कम 5000 लोग इकट्ठे होंगे भारतीय, और
डायर ब्रदर्स को मार देंगे, यानी पुलिस स्टेशन पे धावा बोल देंगे। तो ये पूरा का पूरा एक लेटर लिखा गया और सभी घरों में दिया गया, भाई तुम भी ले जाओ, भाई तुम भी ले जाओ, उनको दे देना, उन चाचा को दे देना, उन मामा को दे देना, उन फूफा को दे देना, उन भैया को दे देना, उन बगल वाले आंटी को दे देना। इस टाइप से सबको दे दिए गए पर्चे। लेकिन वो पर्चा गलती से पहुंच गया किसके हाथ में? वो पर्चा गलती से पहुंच गया किसके हाथ में? डॉक्टर हंसराज के हाथ में, हंसराज के हाथ में, हंसराज के हाथ में पहुंच गया। वो पर्चा गलती से डॉक्टर हंसराज के हाथ में पहुंच जाता है। और ये हंसराज क्या होता है? ये दूत होता है अंग्रेजों का। ये क्या होता है? दूत रहता है अंग्रेजों का। तो इसने, डॉक्टर हंसराज ने जैसे ही पर्चा देखा और ये समझ गया कि यदि ये पत्र स्टेशन पहुंच जाएगा, डायर ब्रदर्स के पास पहुंच जाएगा, तो मुझे पैसा मिल जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, ये समझ गया हंसराज। तो इसने क्या किया? वो जो लेटर है वो जाके डायर ब्रदर्स को दे दिया। और डायर ब्रदर्स ने जैसे ही देखा, 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग, 5,000 लोग इकट्ठे और डायर ब्रदर्स की चटनी। भाई साहब, डायर ब्रदर्स समझ गया कि भारतीयों के दिमाग में क्या चल रहा है। डायर ब्रदर्स समझ गया कि भारतीयों के दिमाग में क्या चल रहा है। तो डायर ब्रदर्स ने क्या कहा? इसको दिए पैसे, लो ओके मैन, तुम पैसे लो और जाओ, हम देख लेंगे। तो अब डायर ब्रदर्स की दिमाग की बत्ती जली और डायर ब्रदर्स सोचने लगा कि अब ये लोग पहुंच रहे हैं जलियांवाला बाग में और हम अपनी टीम बनाते हैं और पीछे के रास्ते से जाएंगे और ठोक देंगे। फिर क्या होता है भाई साहब? यहां तो भारतीय पूरी तैयारी में है कि हमें तो जाना ही है, त्योहार हमें मनाना ही है। तो भारतीय पूरी तैयारी में है, भारतीय पूरी तैयारी में है। और 13 अप्रैल का दिन आता है। और जब 13 अप्रैल का दिन आता है तो भारतीय अपनी पूरी तैयारी में है और जलियांवाला बाग में सब लोग क्या होते हैं? इकट्ठे होते हैं। और जब जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं तो डायर ब्रदर्स को तो पता था ही। डायर ब्रदर्स आता है और एक छोटे से रास्ते से आता है और निकलता है और ऐसे खड़ा हो जाता है और ऐसे हाथ करता है तो यहां से सिपाहियों की लाइन लग जाती है और ऐसे हाथ करता है तो यहां से सिपाहियों की लाइन लग जाती है और कहता है कि भारतीयों, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, भाग सको तो भाग लो। अब 2 मिनट में कोई खड़ा भी, 2 सेकंड है तुम्हारे पास, 2 सेकंड में कोई खड़ा भी नहीं हो पाएगा, 2 सेकंड में। और उसने ऑर्डर दे दिया, शूट हिम। भाई साहब, इतनी गोलियां चली, इतनी गोलियां चली, इतने लोग मरे कि पूछो मत। कम से कम 2 से 2,500 लोगों की मृत्यु हो जाती है जलियांवाला हत्याकांड में। बहुत से लोग तो दीवार पे चढ़ रहे हैं और ये डायर ब्रदर्स उनको गोली मार रहा, फिर वो नीचे गिर रहा, फिर वो चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर ये गोली मार देंगे। बहुत से लोग तो अपनी जान बचाने के लिए कुआं में कूद जाते हैं। वहां पे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई माता है, कोई किसी की अभी हाल ही में शादी हुई है, कोई मतलब एक नया रिश्ता है, नया जोड़ा है, नए कपल्स हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब ये डायर ब्रदर्स मार के जाता है तो वहां पे लाशों का ढेर लग जाता है, पूरी की पूरी जमीन खून से लाल हो जाती है। और इस बात का पता चलता है ऊधम सिंह को। ऊधम सिंह को पता चलता है तो ऊधम सिंह भागे भागे आते हैं और देखते हैं कि पूरी जमीन खून से लाल है। ऊधम सिंह की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ऊधम सिंह को पता चलता है कि ये काम इसने किया है, इस दूत ने किया है, इस डॉक्टर हंसराज ने किया है। फिर ऊधम सिंह इसके पूरे घर में आग लगा देते हैं। ऊधम सिंह इसके पूरे घर में आग लगा देते हैं डॉक्टर हंसराज के, और डॉक्टर हंसराज को मार देते हैं, बिल्कुल जिंदा मार देते हैं। और बाद में फिर ऊधम सिंह 1940 में डायर को भी मार देंगे। लंदन के कैंगस्टन हॉल में डायर भाषण देता है कि साथियों, तुम्हें एक तलवार की तरह बनना है, साथियों तुम्हें एक तलवार की तरह बनना है, चाहे इधर चलो, चाहे लेफ्ट चलो या राइट चलो, बस हर बार चलने पे एक भारतीय की गर्दन कटनी चाहिए। और ये कहता है डायर, और ये इस बात पे गुस्सा आ जाती है ऊधम सिंह को, तो वो गोली निकालते हैं और मार देते हैं ऊधम सिंह। और ये हमारा इस प्रकार से क्या रहता है, जलियांवाला हत्याकांड होता है।
तो ये आपने जलियांवाला हत्याकांड समझ लिया, ये आपने जलियांवाला हत्याकांड समझ लिया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बस 1 मिनट और आप लोग समझ लेंगे थोड़ा सा। जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी था भाई गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में थे। गांधी जी गुजरात में थे और जैसे ही जलियांवाला का पता चला तो गांधी जी यहाँ से दौड़ के जाते हैं और हरियाणा तक पहुँचते हैं। कहाँ तक? हरियाणा तक पहुँचते हैं और पता चल जाता है डायर को कि गांधी पहुँच गए हरियाणा। तो डायर अपने सिपाहियों को भेजेगा और गांधी को पकड़वाएगा। ये गांधी यहाँ पे पकड़ लिए जाएंगे, गांधी को पकड़ के दोबारा कहाँ डाल दिया जाएगा? फिर यहीं गुजरात में छोड़ दिया जाएगा। फिर गांधी जी दौड़ के जाएंगे और जलियांवाला बाग तक पहुंच जाएंगे और गांधी जी क्या करेंगे? इन दोनों पर केस कर देते हैं। गांधी जी दोनों पर केस कर देते हैं। तब जाके 2 कमेटियां बनती हैं। एक कमेटी होती है हंटर कमेटी और इसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड हंटर होते हैं। और दूसरी कमेटी बनती है तहकीकात कमेटी और इसके अध्यक्ष होते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई। अब दोनों कमेटियां क्या करेंगी? अपने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी और ये लोग बताएंगे कि कितने लोग मरे, कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। ये दोनों कमेटियां क्या करती हैं? ये जस्टिफाई करती हैं। एक तो हंटर कमेटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हंटर कमेटी थी अंग्रेजों की और तहकीकात कमेटी थी भारतीयों की, हिंदुओं की। अब ये दोनों कमेटियां क्या करेंगी? उसके बारे में बताएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है भाई। तो जलियांवाला का ब्यौरा देंगे। याद रखना, इसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो आज का जो सेशन है बस यहीं तक रहेगा। और मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आ रहा है? दिल से बता दो मजा आ रहा है तो दिल से बता दो मजा आ रहा है तो मजा आ रहा है तो एक बार आप लोग लाइक जरूर करेंगे सेशन को और सेशन को शेयर कर दो भाई साहब। बिल्कुल बूम कर जाए सेशन, मजा आ जाए, बिल्कुल फैल जाए। ठीक है जी सभी साथी। और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही सेशन लेकर आते रहेंगे। और यदि आपको पार्ट 3 देखना है तो ये तो पार्ट 2 था राष्ट्रीय आंदोलन का। यदि आपको पार्ट 3 देखना है तो कल आ जाना आप लोग 10 बजे और आपके सामने चलेगा पार्ट 3। बिल्कुल मूवी जैसा चलेगा, कहानी की तरह समझाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और त्योहार अच्छे से मनाइए भाई। ठीक है जी। तो अंत में फिर से सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद। हमें कलम से क्रांति, जय एग्जामपुर, कर भी जय एग्जामपुर।